हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनडीए कोर्स के लिए फिजिक्स और हम लोग का आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन तो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है ग्रेविटेशन के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि मास क्या होता है। मास यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान यहीं से आया है, या आप ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान से गुरुत्वाकर्षण का नियम आया है, या गुरुत्वाकर्षण के नियम से द्रव्यमान को परिभाषित कर सकते हैं। दोनों बातें एक ही हैं, दोनों को देखेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि पदार्थ का वह गुण, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच ग्रेविटेशनल फोर्स अराइजेज इज नोन एज मास। कैसे, अब इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल due to which gravitational force arises is known as mass। ठीक है ना। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है द्रव्यमान कहलाता है। अब देखिए, इसमें अभी क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल में अभी आपको जस्ट पढ़ाने जा रहा हूं, तो आपको ये डिफिनीशन मैं वहां पर फिर से रिकॉल कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन बस कर लें। ठीक है, अपनी जो पहली हेडिंग है वो ये है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए, न्यूटन ने क्या बताया। न्यूटन ने ये बताया कि जैसे ये दो मास हैं m1 और m2, इनके बीच की कुछ दूरी है, मान लीजिए r। तो उसने बताया कि जो भी मास है वो दूसरे मास को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दो मास हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स है, वो फोर्स इन मासेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती। इनके बीच की दूरी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, तो देखिए इसको आप FG से दिखाएं, G फॉर ग्रेविटेशन, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है G m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहाँ पर आपका जो G है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इस G की वैल्यू जो होती है वो 6.67 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होती है। ठीक है, यूनिट कहाँ से निकाली, G को यहाँ छोड़िए, बाकी सबको यहाँ ट्रांसफर करिए। तो देखिए न्यूटन, R स्क्वायर इधर गया तो मीटर स्क्वायर, और m1 m2 बटे में आए तो किलोग्राम स्क्वायर। अगर डायमेंशन ऑफ G निकालना हो तो देखिए क्या है, डायमेंशन ऑफ G हो जाएगा, देखिए F का क्या होगा, mlt -2, R स्क्वायर का मतलब L2, और m1 m2 मतलब m2। ठीक है ना। तो देखिए ये m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m-1, ये प्लस का एक यहाँ है, ऊपर जाएंगे माइनस के 2 तो माइनस का 1, L3 एक L 2L, T-2 क्या आ गई, एक डायमेंशन ऑफ G। ठीक है, नोट करिए यहाँ तक, फिर और कुछ बातें समझते हैं इसके बारे में।
चलिए इस F के बारे में कुछ और भी चीज़ें हम लोग को जाननी है, वो भी जान लेते हैं। पहली बात क्या है, F इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका मास है तो इस मास का जो सेंटर है वो सेंटर की तरफ इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो F इज ए सेंट्रल फोर्स। और क्या है, F इज अट्रैक्टिव फोर्स। और क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। देखिए आपका जो मास है वो मीडियम पर डिपेंड करता नहीं है, डिस्टेंस जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती नहीं है, बचा क्या, केवल जी। तो जी को आपने कहा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट जो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहे, तो एफ क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। एफ क्या है, एफ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना। क्या फॉलो करता है ये, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब देखिए ये इस पर फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव, क्या, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये इस पर फोर्स लगाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में F12 बराबर माइनस F21, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर आपको लिखना है F12 तो G M1 M2 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए R स्क्वायर, और ये R12 का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। अब इसको चाहे तो आप ऐसे ही रहने दें, या तो आप इसको और लिख सकते हैं, क्या, F12 बराबर G M1 M2 वेक्टर R12 अपॉन R12 का, यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, R12, तो यहाँ पर R12 का क्यूब हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखते हैं वैसे ही इसको लिखा है। अगर यहाँ पर 12 की जगह 21 लिखना है, ये वाला फोर्स लिखना है, तो यहाँ पर 21 कर दीजिए, यहाँ पर 21 कर दीजिए। यहाँ पर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाया हुआ है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो R12 का स्क्वायर लिखा है ये मैग्नीट्यूड ही ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूरा आप नोट कर लें इसको अच्छे तरीके से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा मासेस हैं, एक आपके पास सिस्टम है पूरा, जैसे ये मान लीजिए M1 है, ये M2 है, ये M3 है, यहाँ M4 है, इस तरह कई मासेस हैं आपके पास, और यहाँ मान लीजिए Mn है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका nth वाला मास है, इस पर जो टोटल फोर्स होगा, वो जो बाकी के मासेस हैं वो जो इस पर फोर्स लगाएंगे उसका वेक्टर सम होगा। तो देखिए n पर कौन लगाएगा? 1 लगाएगा तो Fn1, और कौन लगाएगा? 2 लगाएगा तो Fn2, और कौन लगाएगा? Fn3। इस तरह चलते चलते कहाँ तक जाएंगे? F पर कौन लगाएगा? n, और n-1। n पर कौन लगाएगा? n-1। मान लीजिए कि आपके पास 100 मास है, तो पहला लगाएगा, दूसरा लगाएगा, तीसरा लगाएगा और 99वां लगाएगा, लेकिन 100वां खुद पर तो लगाएगा नहीं, तो इसलिए n-1। ये क्या है आपका? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सभी मासेस को लीजिए, सभी का फोर्स निकालिए और वेक्टर सम करना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप वेक्टर क्वांटिटी को नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।
ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या कहते थे, द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड भी है क्या, द रीजन अराउंड ए मास इन विच अनदर मास एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका कैपिटल एम मास है, इससे आर दूरी पर आपको फील्ड बतानी है। तो इससे आर दूरी पर फील्ड बताने का मतलब समझिएगा कि एक आपने यहाँ पर टेस्ट मास रखा हुआ है एम, तो ई को आप कैसे डिफाइन करते हैं, ई जी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो लिमिट स्मॉल एम टेंड्स टू जीरो, जो आपका टेस्ट मास है वो क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब टेंडिंग टू जीरो, बहुत ही छोटा होना चाहिए। फिर इस टेस्ट मास पर लगने वाला फोर्स और इसका जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखिए ई जी क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, देखिए जी स्मॉल एम कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर, और बटे में क्या है स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो ई जी बराबर क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। तो देखिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड आई है वो किस पर डिपेंड कर रही है, कैपिटल एम पर, मतलब जिस मास की आप फील्ड निकाल रहे हैं उसी पर डिपेंड कर रही है। क्लियर है ना बात, ठीक है। तो देखिए अब अगर आपको जो है एक चीज यहां पे ये समझनी है कि जो आपका टेस्ट मास है उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड डिपेंड नहीं कर रही है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन हमेशा होती है टुवर्ड्स द मास। भाई देखो जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन फील्ड की, तो फोर्स इस पर कहां लगेगा, अट्रैक्टिव, तो फील्ड भी कैसे लगेगी, तो जो ईजी की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मास, टुवर्ड्स द मास, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बिल्कुल देखिए ये चैप्टर और जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर बिल्कुल एक साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग को पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे वहाँ पर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यहाँ पर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, चलिए देखिए, बेसिकली जो आप निकालते हैं वो आप निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ये एक पॉइंट आपका ए है और ये एक पॉइंट आपका बी है। इस बी पर एक मास रखा है स्मॉल एम। ठीक है, इस स्मॉल एम को आपको लेकर आना है इस पॉइंट ए पर। तो सीधी सी बात है, किसी मास को आप लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन आपको करना पड़ेगा, W। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, वो कहता है कि W जो आपने क्या किया है वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक लाने में इसको, B से A, और डिवाइड कर दीजिए जिस मास को लेकर आए हैं। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, फाइनल माइनस इनिशियल। तो VA माइनस VB बराबर W B से A डिवाइड बाई M। ये क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इस मास को लेकर आएँ तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब समझिएगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज उसमें ना हो। काइनेटिक एनर्जी चेंज कब नहीं होगी, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, V मस्ट बी वेरी स्मॉल। ठीक है ना, जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। इसको बहुत ही स्लोली लेके आना है। ठीक है ना, ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो। ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आपको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो ए को ए रहने दीजिए और ये जो बी था इसको इनफाइनाइट मान लीजिए। और इनफाइनाइट पे अब मास रखा है m, और इसको इनफाइनाइट से a पर लेकर आना है। तो V a माइनस V इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, W इनफाइनाइट टू a अपॉन m। V इनफाइनाइट जीरो होता है तो V a बराबर क्या जाएगा, W इनफाइनाइट टू a अपॉन m। और यहाँ पर भी कंडीशन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, किसी मास m को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य और उस द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो इसको पहले आप करिए, फिर मैं चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट is defined as the ratio of work done on bringing a mass from infinite to that point to the मास। देखिए, रेशियो ऑफ किसका रेशियो, वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग ए मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट टू द मास। ठीक है ना। हिंदी में भी लिख सकते हैं, किसी बिंदु पर विभव, गुरुत्वीय विभव
क्या होता है, किसी द्रव्यमान को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय विभव। ठीक है, इसको आप नोट करें, फिर देखते हैं इसका डेरिवेशन भी कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो पहले इतना नोट कर लें आप लोग।
चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके आगे कि किसी मास m की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि अगर किसी मास की वजह से आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो उस मास को आप कहाँ लेकर आएंगे, किसी पॉइंट पर जो वर्क डन किया होगा वो वर्क डन और उस मास के रेशियो क्या कहेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है ना। तो चलिए मान लीजिए ये आपका मास कैपिटल M है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस आपकी R है। तो इस पॉइंट P पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से, इस कैपिटल M की वजह से। तो आपने क्या किया, यहाँ इनफाइनाइट से एक स्मॉल मास को M को लिया और लेकर आए कहाँ, यहाँ। तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा। जब वर्क डन करना होगा तो यहाँ पर आप पहले तो देख लीजिए Vp डिफाइन कैसे करेंगे, W इनफाइनाइट से P डिवाइड बाई M। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा कि जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, देखिए अभी होगा क्या, ये स्मॉल, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m पर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। अब ये मास देखिए, जब ये इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो ये कहाँ भागेगा, इसकी तरफ। और हमने आपसे पहले कहा था कि कंडीशन क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए। तो आप इस पर एक क्या लगाएंगे, F एक्सटर्नल। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। किस तरह कि Fg जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो, किससे, F एक्सटर्नल से। भाई अगर ये थोड़ा सा बड़ा होगा तभी तो ये इधर जाएगा, हम चाहते हैं कि ये यहाँ जाए, लेकिन ये बहुत स्लोली जाए, तो इसकी वजह से ये बहुत तेज भागता। तो हमने इसको पकड़ के पीछे खींचा कि भाई धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे चलना है। मान लीजिए ये 10 न्यूटन है तो ये 9.99 न्यूटन है, तो बिल्कुल 0.01 न्यूटन के फोर्स से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए ग्रेविटेशनल जो आपका फोर्स होता है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है, ये जो वर्क डन आप निकालने जा रहे हैं वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। तो हम ये कर सकते हैं कि W इनफाइनाइट से P निकालने की जगह हम WP से इनफाइनाइट निकालेंगे और एक माइनस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, सिंस Fg इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो हम इनफाइनाइट से P का वर्क डन ना निकालकर हम P से इनफाइनाइट का वर्क डन निकालेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अपना पाथ चूज करेंगे P से इनफाइनाइट का, और बाद में क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ये है आपका कैपिटल M, इससे R डिस्टेंस पर आपका पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर मास M रखा है। हम लोग रिवर्स करने जा रहे हैं, P से कहाँ ले जाएंगे, इनफाइनाइट। तो अभी देखिए, अभी क्या था, अभी जब ये P पर रखा है तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, Fg। ये Fg इसको इधर खींचेगा, हम चाहते हैं कि ये कहाँ जाए, यहाँ जाए, तो हम इस पर क्या लगाएंगे, F एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल लगाएंगे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या चेंज हो जाएगी कि F एक्सटर्नल इससे Fg से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और इसको कहाँ ले जाना है हम लोगों को, इनफाइनाइट। बात क्लियर है। तो ठीक है, इनफाइनाइट मान लीजिए ले गए, तो जो बीच की कंडीशन है, हमने कोई एक कंडीशन उठा ली M। कब, जब ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, x है। कहाँ से, कैपिटल M से।
तब इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इस तरफ ग्रेविटेशन का, एफ जी बराबर जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आप एक क्या लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल। बात क्लियर है? एफ एक्सटर्नल भी कितना होगा, जी एम एम बटे एक्स स्क्वायर। बस थोड़ा सा ये क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये आगे भाग रहा है। तो अब हमको क्या निकालने जाना है, वर्क डन, W। तो देखिए W क्या है, हम लोग कहाँ से कहाँ का निकाल रहे हैं, P से इनफाइनाइट, पॉइंट P से इनफाइनाइट जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट P से इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो चलिए W P से इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, P से इनफाइनाइट एफ डी एक्स। तो देखिए P पर क्या है, R इनफाइनाइट, F आपका क्या है, जी एम स्मॉल एम बटे एक्स स्क्वायर और डी एक्स आ गया। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम को बाहर लीजिए, यहाँ R यहाँ इनफाइनाइट, ठीक है ना, और 1/x स्क्वायर डी एक्स। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, लिमिट लगाइए R से इनफाइनाइट। तो देखिए जी, ये माइनस बाहर ले लीजिए, जी एम एम बटे जी एम एम, माइनस बाहर ले लीजिए। तो देखिए अपर माइनस लोअर लगाइए, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट -1 अपॉन R। तो देखिए माइनस जी एम एम, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, और ये -1/R, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जी एम एम बटे R आया। ये क्या आया आपका, वर्क डन P से इनफाइनाइट। हमको क्या चाहिए, इनफाइनाइट से P, तो P से इनफाइनाइट आ गया। अब हमको चाहिए इनफाइनाइट से P, तो W इनफाइनाइट से P क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव ले लीजिए, तो -GMM बटे R। अब आपने P पर क्या डिफाइन किया है, W इनफाइनाइट से P अपॉन स्मॉल m। तो देखिए -GMM बटे R, और नीचे स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, -GM बटे R, ये क्या आ गया आपका VP, -GM बटे R। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।
ठीक है, तो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, ये आपका एक ट्राइंगल है, यहाँ पर मास रखा है m, यहाँ पर भी मास रखा है m, और यहाँ पर भी मास रखा है m। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। इसके सेंटर पर P पर आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल बताइए। तो देखिए, पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से होगा? इस मास की वजह से, इस मास की वजह से, इस मास की वजह से। तो आपको चाहिए क्या होती है? पॉइंट से मास तक की डिस्टेंस। तो मतलब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, इसको आपने मान लिया r है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? a/2। ठीक है, तो अब आपको ये डिस्टेंस r मिल गई है, r आपको निकालनी पड़ेगी। तो अब आप समझिए कैसे निकाल सकते हैं इसको, और ट्राई करिए vp निकालने की कोशिश करिए। ठीक है ना, तीनों की वजह से निकालिए, तीनों को ऐड कर दीजिए नॉर्मली, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो तीनों का पोटेंशियल आप निकाल लीजिए और तीनों को ऐड कर दीजिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको ये r मिल जाए तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पूरा एंगल 60 होगा, तो ये एंगल कितना हो गया? 30। तो ज़रा cos 30 का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है? cos 30। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं? cos 30, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताइए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है भैया a/2, हाइपोटेनियस कितना है? r। आपको क्या चाहिए? r चाहिए, तो r बराबर a/2 cos 30
a बाई 2 cos 30 होता है √3/2, तो a अपॉन √3 क्या आ गया, r आ गया। अब चलिए तो g, अच्छा यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए ABC। तो पोटेंशियल V A पर कितना हो जाएगा देखिए, तो माइनस जी कैपिटल M और डिस्टेंस कितनी है A अपॉन √3, तो √3 कहाँ चला गया ऊपर, माइनस √3 GM/A। यही क्या होगा VB और यही क्या होगा VC, तो VP क्या हो जाएगा VA प्लस VB प्लस VC, तो इसका 3 टाइम्स कर दें तो -3/√3 GM अपॉन A, ये क्या हो गया आपका पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कल।